तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में जनसभा में कहा कि टीएमसी सरकार तुष्टीकरण के लिए संविधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है और उन्होंने कहा कि संविधान में दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया गया है, लेकिन टीएमसी हाईकोर्ट के खिलाफ जाकर तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। अब तो टीएमसी सरकार तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है। हमारे संविधान ने दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया है, लेकिन बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है। मुसलमानों के फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। ओबीसी समाज का हक छीनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ये फर्जी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। टीएमसी हाईकोर्ट का आदेश टाल नहीं सकती, लेकिन मुसलमानों में झूठ बोल रही है, भ्रम फैला रही है। आप कल्पना करिए, तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस सीमा तक जाने को तैयार है। आज बंगाल के युवाओं को मिलने वाले अवसर ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। पूरा देश चिंतित है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली गई है। इन लोगों ने सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? लेकिन बंगाल में इन्हें अवैध घुसपैठियों को बचाना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर इस मुद्दे पर बिल्कुल हमला कर रहे हैं टीएमसी पर, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है और कहीं ना कहीं टीएमसी लगता है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। तो आज इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, और हमारे साथ विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत विजय कौशिक जी। साथ में सौरभ सिकदर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, पश्चिम बंगाल से ही हैं। बहुत बहुत स्वागत सौरभ सिकदर जी आपका भी। मैं चर्चा को विस्तार विनोद जी के जरिए देता हूं। विनोद जी, कहीं ना कहीं कलकत्ता पहले से भी ये मुद्दा उठ रहा था। हम जानते हैं, अगर प्रचार का इस बार के प्रचार की पूरी क्रोनोलॉजी को देखिए तो आरक्षण खतरे में है, इसका मुद्दा सबसे पहले विपक्ष नहीं उठाया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल फ्रंट फुट पर आए और उन्होंने कहा कि हाँ खतरे में तो है, लेकिन हमारे वजह से नहीं, इन्होंने पहले से खतरे में डाल रखा है। और उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला भी आ गया। अब जाकर के ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। लाल जी, आपके सवाल पे आने से पहले मैं आज एक ताज़ा इंटरव्यू अरविंद केजरीवाल का है, उसकी चर्चा मैं करूं, तो थोड़ी सी चीज़ें और समझने में मदद मिलेगी। तो अरविंद केजरीवाल से जब पूछा गया कि ये इंडिया गठबंधन में आपका कांग्रेस के साथ किस तरह का रिश्ता है, तो केजरीवाल जी ने कहा कि भाई न कांग्रेस पार्टी से हमारी अरेंज मैरिज हुई है न लव मैरिज है। ये पूरा जो गठबंधन का हमारा लाइटर नोट, क्या लिव इन में रह रहे हैं क्या? तो वो सिर्फ 4 जून तक के लिए है, क्योंकि ये 4 जून तक का हमारा जो लक्ष्य था, उसमें संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का हमारा जो एक संकल्प था, हम इसलिए ये गठबंधन में आए थे। और उसके बाद ये तय होगा, हमारा कांग्रेस पार्टी से ना कोई लव मैरिज है ना अरेंज मैरिज है। वो इसलिए कह रहे हैं कि आज पंजाब में वो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने में है जी, तो ये ममता बनर्जी उनके इस लव मैरिज और अरेंज मैरिज से पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।
उन्होंने पहले कह दिया था कि मुझे इस कांग्रेस पार्टी से और इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। छठे फेज तक आते आते वो कह रही है कि हम बाहर से समर्थन देंगे। 1 जून को जो ये इंडिया गठबंधन ने जो मीटिंग बुलाई है उसको भी ममता बनर्जी ने एक तरह से रिजेक्ट किया हुआ है, बोल दिया मैं नहीं तो वो सवाल ये है कि आखिर ये गठबंधन का मतलब क्या था। तो ये मतलब का जो सूत्र था उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी अब बंगाल के रैली से लेके बिहार के और सारी रैलियों में इस चीज को खुलासा कर रहे हैं और वो साफ कर रहे हैं। तो वो चीजें थी ये तुष्टीकरण की और उनकी एक वोट बैंक की। जहां जहां उनको लगता था कि हमारे गठबंधन की पार्टियों को अलग अलग लड़ने से उनके वोट बैंक में बिखराव हो सकता है, चाहे वो दिल्ली का देख लीजिए, यूपी का देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, वहां गठबंधन अपनी अपनी शर्तों से एक होने की कोशिश की है जी। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ में जो ये कॉन्फिडेंस रहा है कि उनके साथ में 30-32% मुसलमानों का वो मानती है कि उनके साथ में एक थोक वोट है, जिसको ममता बनर्जी एक अपना सबसे बड़ा वोट बैंक मानती है। उसमें वो शेयर न सीपीएम को देना चाहती थी न कांग्रेस को देना चाहती थी। अब दिक्कत ये है कि कोलकाता हाईकोर्ट के जो जजमेंट के बाद जो ममता बनर्जी का जो प्लान था तुष्टीकरण के, उस राजनीति को एक कदम आगे बढ़कर उसको एक तरह से एक्सपोज कर दिया है। तो ये राजनीति जो ममता बनर्जी अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वो एग्रेसिव होकर कह रही है कि हाई कोर्ट के आदेश को मानू ना, तो वो ये इसलिए कह रही हैं कि वो उस वोट बैंक में बताने के लिए कि भाई ममता बनर्जी जब तक है तब तक आपका आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। लेकिन पीएम मोदी ने इसको साफ किया है कि ये एक तरह से भ्रम फैला रहे हैं, जैसे सीए के बारे में भ्रम फैलाए हुए थे वो उसी तरह का भ्रम ये आरक्षण पर भी फैला रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश को मानना किसी भी सरकार की एक व्यवस्था है और उससे अलग वो हो ही नहीं सकती है। और हमने देखा था कि सीए पर किस तरह ममता बनर्जी ने बाद में बैकफुट पर आकर बयान दिया था कि भाई दिल्ली में सरकार बनेगी तभी तो इसको हम रोक पाएंगे, जब तक दिल्ली में सरकार नहीं तो नहीं रोक पाएंगे। मैं आता हूं सौरभ सिकदर जी के पास भी आऊंगा, लेकिन पहले विजय जी कहीं ना कहीं ये जो शुरू हुआ कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में, ये लगता है बूमरैंग की तरह लौट करके आ गया और लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष को अब ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने, विपक्ष ने कहीं ना कहीं एक टॉपिक पकड़ा दिया कि लीजिए फ्रंट फुट पर खेलिए इस मुद्दे पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं विनोद भाई जी का आभारी हूं कि उन्होंने ममता बनर्जी के मुद्दे पर काफी कुछ देश की जनता के सामने स्पष्ट कर दिया है और हकीकत यही है कि ममता बनर्जी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर चुके हैं और हम ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी तृणमूल कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं उन्हें वो खुद भी देखने की जरूरत है कि गुजरात में जहां उनकी खुद की सरकार है वहां मुसलमानों की 70 जातियों को किस आधार पर आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया है। तो बगल में छुरी मुंह में राम राम, मोदी जी ओवर एक्सपोजर का शिकार हैं और किस तरह से वो मंगलसूत्र से लेकर और मुजरे तक पर आ चुके हैं ये पूरा देश देख रहा है। आज जरूरत तो इस बात की है कि महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो, क्योंकि आज एक बच्चे की पढ़ाई पर उसी पर प्रचार को रखना चाहिए। 1.5 करोड़ तक का खर्चा हो रहा है, सुनिए 1.5 करोड़ तक का खर्चा हो रहा है और मोदी जी कहें कि भी पकौड़े तलिए तो भैया इन यूनिवर्सिटीज को बंद कर दीजिए, स्कूलों को बंद कर दीजिए। कम से कम जो करोड़ों रुपए लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा करके एक बेरोजगार युवा को इस देश के ऊपर थोप रहे, खुद भी आंसू बहा रहे हैं और वो युवा भी आंसू बहा रहा है, कम से कम इससे तो बचेंगे। आप देख रहे हैं कि देश में किस तरह से बेरोजगारी चरम पर पहुंची हुई है, टैक्सों की मार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारतीय परिवारों के ऊपर जो कर्जा था वो पहले की अपेक्षा कई गुना हो चुका है, ये आंकड़े कहते हैं। वर्ल्ड बैंक इस बारे में चिंता जाहिर कर चुका है कि भारत में जो यहाँ प्रोग्रेस दिखाई जा रही है उसके आधार पर रोजगार तो बढ़ा ही नहीं, कैसी प्रोग्रेस है। ठीक है, टैक्स के द्वारा जनता को निचोड़ कर इकट्ठा की गई प्रोग्रेस है। और मैं तो एक सीधी बात कहता हूँ, मोदी जी आप अपनी पार्टी की तरफ से एक फरमान जारी क्यों नहीं कर देते कि भाई इस देश में मुसलमानों का कोई हक नहीं है। नहीं, वो सबका हक है, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, मुझे थोड़ा सा जोड़ लेने दीजिए। प्रधानमंत्री ने एक बात पूछी थी आप लोगों से कि क्या आप लोग लिखित में देने के लिए तैयार हैं कि आप लोग इस तरह धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने चुनौती दी थी, 3 चुनौती दी थी, मुझे याद है। सुनिए, कांग्रेस की ही सरकार थी उस समय भी और हमारी ही पार्टी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो व्यवस्था की है
उसमें रत्ती भरी उन्हीं अम्बेडकर साहब का संविधान मानने के लिए बार बार कह रहे हैं, उन्हीं का रेफरेंस दे रहे हैं कि वो धार्मिक आधार पर आरक्षण के उनकी खिलाफ थे। गरीबी के आधार पर, उनकी भुखमरी के आधार पर जरूर हम कुछ थोड़ा बहुत आरक्षण में उन्हें सहूलियत देने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत कर्नाटक में पूरा का पूरा थमा दिए। ठीक है, लौटता हूं। कोई नहीं थमाया है, लौटता ये समय के साथ आपको पता चल जाएगी। ठीक है, ठीक है। कर्नाटक में वो मामला तो है सुप्रीम कोर्ट में। सौरभ सिकदर जी, जिस तरह से कि ममता बनर्जी को आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर घेर लिया है क्या? क्योंकि देखिए कि ममता बनर्जी के सामने रिस्क तो है, जिस तरह से इस बार डायरेक्ट फाइट है ज्यादातर सीटों पर, सिर्फ 40% से काम नहीं चलेगा कि 28-30% उधर से और 10-12% इधर से ले आए। तो सीधी लड़ाई में तो 50% का जुगाड़ करना पड़ेगा, चाहे ममता बनर्जी हो या आप हो। ममता बनर्जी का गणित कितना आप लोग जो है पास होने देंगे या गड़बड़ाएंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस का जो प्रवक्ता थे भाई साहब जी, मैं उनकी बात सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो कैसे खुलेआम बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी से हमारा कोई वास्ता नहीं है। जो 2 दिन पहले क्या हम पश्चिम बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं क्या? आप बोलने दीजिए, उनको सुनिए, उन्होंने बहुत शांति से सुना। हाँ, तो खड़गे जी तो 2 दिन पहले अधीर रंजन चौधरी तक को नहीं बख्शे थे। हाँ, ममता बनर्जी का तो ये तो हम खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के मुखिया है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हाँ। तो हम किसके बात को माने कि ममता बनर्जी का एक आलोचना कर रहे हैं यहाँ पे चैनल में आके और खड़गे जी इसको समर्थन कर रहा है। देखिए, आऊंगा विजय जी, आऊंगा। ममता बनर्जी और कांग्रेस जो है यहाँ पे एक मिलीजुली गेम खेला है बंगाल में कि क्या है कि जो संख्यालघु वोट है, मुस्लिम वोट उसमें ज्यादातर है कि वो बट ना जाए। और दूसरी बात, जैसे ही कांग्रेस का स्ट्रांग एरिया में वोट हो गया तब उसके बाद से बयानबाजी चालू हुआ। उसके पहले तो दोनों खामोश थे। जैसे ही मुर्शिदाबाद से अंदर आ गया, जहां कांग्रेस का वोट कहीं 2%, कहीं 3%, कहीं नोटा से भी कम है, तो उसके बाद ये बयानबाजी क्यों चालू हुआ, शुरू से क्यों नहीं हुआ? तो ये हम बंगाल में अकेले लड़ रहा है और सबके खिलाफ लड़ रहा है। और कल मोदी जी ने जैसे स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल में इस बार जो रिजल्ट होने वाले हैं वो सारा रिकॉर्ड तोड़ देगा। मोदी जी का कल जो रोड शो थे, मोदी जी का कल जो पब्लिक मीटिंग थे, वहां पे जो जनसैलाब कल देखा गया है, तो आपने जो बोला ना ये 50%, मैं एकदम आपसे एकमत हूँ। और हम लोग ये 50% का आंकड़ा जो है उसको पार करेंगे और बंगाल में इस बार सबसे ज्यादा सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी आएगी। बिल्कुल ठीक है, लौटता हूं आपके पास विनोद जी, और विजय जी आपके पास आऊंगा। विनोद जी, जो हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल हो या फिर बाहर में, उसका असर तो देखिए, जो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया या वहाँ पर जो मामला है उसका असर ऐसा नहीं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में होगा, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी एक बड़ा रिस्क ले रही हैं क्या? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सवाल मैंने सौरभ जी से कहा था कि देखिए ज़्यादातर सीटों पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सीधी लड़ाई है, तो वहां पर ये सिर्फ 40% या 38% का जुगाड़ करने से तो काम चलेगा नहीं, चाहे ममता बनर्जी हो या बीजेपी हो। देखिए, मैं जो सिकदर साहब अभी कह रहे थे वो हमसे बेहतर बता रहे थे अभी, और मुझे लगता है कि उनकी एक अच्छी पकड़ भी है, खास करके वहाँ बंगाल की उस राजनीति को समझने में। बात जो ये ओवरडोज का है लाल जी, एपीजमेंट का अगर आप ओवरडोज करेंगे तो वो बैकफायर रिएक्शन करेगा वो। और वो रिएक्शन के लिए अब जब विजय कौशिक जी कह रहे थे, उनके अपने एंटनी साहब ने अपनी रिपोर्ट में बताई थी साल 2014 में, बिल्कुल साल 2014 में, कम से कम अगर विजय जी आप अपने एंटनी साहब की रिपोर्ट को ही सामने में रखेंगे तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान में अगर हम वोट की सियासत में आते हैं और अगर हम ये अपीजमेंट का ओवरडोज देते हैं तो उसका रिएक्शन होगा। बिल्कुल। और जो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का आप देखा कल ऐतिहासिक रोड शो, पश्चिम बंगाल के नॉर्थ कलकत्ता का यह रोड शो, शायद ही कलकत्ता क्या देश के किसी लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि जहां से बीजेपी की उस कलकत्ता, नॉर्थ कलकत्ता के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से वहां एक भी सीटें नहीं होती है। पिछले 2019 में भी ममता बनर्जी का 100% का स्ट्राइक रेट था जी। और वहां आज पब्लिक मीटिंग में अगर पीएम मोदी की इतनी बड़ी रैलियों में लाखों लोग पहुंच रहे हैं,
इतनी भीड़ आपने जब कलकत्ता के इस रोड शो में आपने देखा होगा, खुद ममता बनर्जी आज की तारीख में इतने बड़े रोड शो का आयोजन नहीं कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां के लोगों ने किस तरह से इस चीजों को देखा है। करप्शन के साथ साथ आपका पार्टी का टीएमसी का जो एपीजमेंट है, वो एपीजमेंट एक तरह से बीजेपी को एक इस तरह का ये दिया है, कॉन्फिडेंस दिया है, जो पीएम मोदी ने कल कहा था एक इंटरव्यू में कि पश्चिम बंगाल उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए बेस्ट परफॉर्मर स्टेट होने वाला है। और ये बेस्ट परफॉर्मर स्टेट आप एक वोट बैंक को 20% 30% सिक्योर करके नहीं ला सकते हैं। ये वोट परसेंट होता है जब सभी समाज उसमें जुटते हैं, एक एजेंडा के साथ में आते हैं। तो पीएम मोदी के इस रोड शो में जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो हर कम्युनिटी के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, लाभार्थी से लेके वहां देश को समझने वाले लोग हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक नया अध्याय जुड़ने वाला, बिल्कुल जुड़ने वाला है वो नया अध्याय। और कांग्रेस के साथ तो वो जुड़ चुका है। टीएमसी को जिस तुष्टीकरण की नुकसान की हम चर्चा कर रहे हैं विनोद जी, वो कांग्रेस ने तो झेला हुआ है, कांग्रेस उसे झेल रही है विजय जी। टीएमसी को तो नुकसान की हम संभावना पर बात कर रहे हैं कि ये हो सकता है कि बड़ा नुकसान उनको हो जाए, लेकिन कांग्रेस झेल रही है इस नुकसान को, तुष्टीकरण के नुकसान को। क्या फिर भी जिसे कहते हैं कम से कम ठोकर खा करके ही सुधरने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है क्या इस मुद्दे पर? देखिए लालचंद जी, सच्चाई है, हमने किसी का तुष्टीकरण नहीं किया, लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी जी जरूर इसमें कामयाब रहे। वो हमारे खिलाफ एक नैरेटिव बनाने में, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट है। सुनिए ना, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट, हमारे यहाँ भी बहुत से आस्तीन के साथ रहे, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता क्या था और क्या नहीं था, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर जो हमारे यहाँ जिस तरह की बयानबाजियां हुई वो नहीं होनी चाहिए थी बहुत से मौकों पर, और पार्टी द्वारा उनका ये अच्छी बात है जाना चाहिए था। अगर ये किया होता तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते। जहां तक भीड़ की बात है, तो भीड़ हमारी रैलियों में भी बहुत हुई, लेकिन नहीं वोट में कन्वर्ट हो पाई। और मोदी जी की भीड़ तो सीधी सी बात है, आज किराए की भीड़ है, क्योंकि मोदी जी को इतना पैसा क्यों कमाना पड़ा अपनी पार्टी के लिए, चंदेबाजी क्यों करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें रैलियों पर खर्चा करना था, नैरेटिव बनाना था। ठीक है, तो मोदी जी ने देश को निश्चित तौर पर लूटा है अपनी पार्टी की आड़ में। इसके लिए देश की जनता माफ नहीं करेगी। आज भारतीय परिवारों पर जो कर्ज था वो कई गुना हो गया। ये रिकॉर्ड कहता है कि लोगों को अपना जीवन चलाने के लिए मतलब कर्जे लेने पड़ रहे हैं। लेकिन इसकी परिणति क्या होगी? शेयर बाजार में जो फर्जी तेजी है, ये जिस दिन गिरेगी उस दिन क्या परिणति होगी? ठीक है। देश का आर्थिक सिस्टम धड़ाम हो जाएगा। मोदी जी को उन पर बात करनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, मोदी जी से एक आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ चुनाव प्रचार में शुरू से ऐसी आग्रह करते तो और अच्छा रहता। जिन मुद्दों को लेकर आपने हमारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए थे, चाहे वो महंगाई की बात थी, मैं यही बात कहता हूँ बार बार विजय जी, चाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात, ये तमाम बातें विपक्ष को उठानी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने शुरू में क्या किया? संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे मुद्दों पर मोदी जी स्पष्टीकरण देंगे तो पता चलेंगे कि आपकी पार्टी से देश की सबसे बड़ी दोषी है। सौरभ सिकदर जी, आप खुद भी दावा करते हैं आपने लाखों करोड़ सौरभ जी फायदे के लिए खर्चा किया। सौरभ जी आपसे अभी भी नहीं हुआ। सौरभ जी आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं, क्या कहीं ना कहीं टीएमसी और ममता बनर्जी का जो तुष्टीकरण, अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, वो आपको मदद पहुंचा रहा है? क्यों मदद पहुंचा रहा है? क्योंकि बगल में असम इसका एक उदाहरण है, जहां आप लगातार 2 बार से सत्ता में हैं। ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स ममता बनर्जी के लिए इस बार बैकफायर करने वाले, क्योंकि वो मुसलमान समाज भी ये समझ गया है कि उसको वोट बैंक के तरह ममता बनर्जी जी यूज करते। कल कलकत्ता के 12वीपुर में हमारे मोदी जी के रैली थे। 12वीपुर जादवपुर लोकसभा में आता है, जहां पे भांगड़ विधानसभा आता है, जो आए दिन हिंसा के लिए सुर्खियों में रहते हैं, और वहां पे 70-80% मुस्लिम पॉपुलेशन है। कल जिस तादाद में ये मुस्लिम संख्या मोदी जी के रैली में दिखने में आया, उसके बाद तो ये स्पष्टीकरण हो गया कि मुस्लिम भी ये तुष्टीकरण के राजनीति बैकफायर कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, अभी कांग्रेस का प्रवक्ता भाई साहब बोल रहा था कि भाड़े का भीड़ था, तो अगर बंगाल में हम इतने लोग जुटा सकते हैं, ममता बनर्जी का जो टेरर है
जो नहीं, पॉलिटिकल पैसे के दम पर आप अमेरिका में भी जुटा सकते हैं। उसके बावजूद भी, अरे जान का प्यार होता है पैसे से, उसके बाद भी इतना लाखों लोग आके जुटता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव साइड है समाज के। हाँ बोल लीजिए, दूसरी बात है बस हाँ 10 सेकंड लो। हाँ हाँ बंगाल में चुनाव प्रचार में ये तो मुंह से तो बोलते हैं कि इंडी जोट का पार्ट है तृणमूल कांग्रेस। कौन सा बड़ा लीडर आया बंगाल में? कलकत्ता बंगाल का राजधानी है। ठीक, राहुल गांधी जी आए क्या? ठीक 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 प्रियंका गांधी जी आए क्या? ठीक है, कोई भी स्टार का यही बड़ी बात है सौरभ जी, यही बड़ी बात है कि सारी पार्टियों को, सारे समाज को यथोचित रूप से लेकर चलना चाहिए। तुष्टीकरण की नौबत ही नहीं आएगी। आप कल्याणकारी कार्य कीजिए, सभी समाज के लिए कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी, विजय जी, और साथ में विनोद जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन विनोद जी से हम आगे चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि बिहार से बड़ी खबर आई है, तो उस पर हम लोग करेंगे बात। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उस बड़ी खबर पर भी करेंगे चर्चा। आतंकवाद